everyone. BA second year Political Science paper first Indian Political Thought। इस पेपर में हमें भारतीय राजनीतिक विचारों के बारे में जानना है कि उन्होंने अपने राजनीति में संबंधित क्या क्या विचार दिए। तो पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था मनु के राजनीतिक विचार, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। और आज हमारा ये दूसरा टॉपिक है जिसमें हम कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौटिल्य, सभी लोग कौटिल्य के नाम से परिचित हैं। भारतीय इतिहास में कौटिल्य का नाम बहुत फेमस है। अर्थशास्त्र इनकी फेमस रचना थी जिसने राजनीति के क्षेत्र में बहुत विशेष योगदान दिया। भारतीय राजनीति में कौटिल्य का योगदान ये भी है कि भारत को एक सूत्र में बांधने का काम कौटिल्य ने किया। और बहुत समय पहले भारत में राज्य से संबंधित, राजा से संबंधित राजनीतिक विचारधारा की बात कौटिल्य ने की। इससे पहले जब अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं थी लोगों की, तो पाश्चात्य विचारक ये कहते थे कि भारत में राजनीति पर कोई कार्य नहीं हुआ है, मौलिक कार्य नहीं किए गए। लेकिन राजनीतिक विचारधाराओं पर कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो बात करेंगे हम कौटिल्य के बारे में। तो आज के अपने टॉपिक में हम कौटिल्य के बारे में थोड़ा बताएंगे और फिर कौटिल्य के राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है। वैसे इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में कोई अलग से सिद्धांत नहीं दिया है और राजा के बारे में इनकी क्या धारणा है। तो आइए बात करते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य का जन्म से जुड़े लोगों में मतभेद हैं और सभी एक मत नहीं हुए। फिर भी कुछ लोग कहते हैं 350 ईसा पूर्व हुआ था, कुछ लोग कहते हैं 400 ईसा पूर्व हुआ। तो कौटिल्य का जन्म 350 ईसा पूर्व मगध में हुआ था। इनका नाम विष्णुगुप्त था और इनके चाणक्य नाम के एक पंडित के यहाँ इनका जन्म हुआ और इसीलिए इनका नाम चाणक्य पड़ गया। पिता के नाम से ही प्रभावित होकर लोगों ने इनका नाम चाणक्य कह दिया। ये बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, इसीलिए इनका नाम कौटिल्य पड़ा। तो कौटिल्य के नाम से फेमस है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जो कि प्राचीन विश्वविद्यालय है, वहां इन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की और स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहां पर ये अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गए और कुछ समय तक इन्होंने अपना ये पद संभाला। ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। 325 ईसा पूर्व से पहले अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने की। कौटिल्य के बारे में कहा जाता है कि कौटिल्य जो सोच लेते थे उस कार्य को पूरा निष्ठा से करते थे और एक बार जो सोच लिया उसे करना ही है। साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से उस कार्य को पूरा करना है। कौटिल्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराई, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और नंद वंश का विनाश किया। तो इनके बारे में जो भी कहा जाए, पेशे से ये अध्यापक थे, लेकिन इनकी राजनीति में इनकी कूटनीतिक दूरदृष्टि देखकर, राजनीतिक विचारधारा देखकर और इनका निष्ठा देखकर, इनकी कुशाग्र बुद्धि, नीति और राजनीतिक प्रतिभा को देखकर इन्होंने मौर्य साम्राज्य की एक ऐसे व्यक्ति को जो राजा ना होते हुए उसे राजा बना दिया और स्वयं उसके मंत्री के पद पर सुशोभित हो गए। और भारत को जो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था उसे पूरे बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र बुक लिखी है उसमें उन्होंने न केवल राजनीति का अच्छा वर्णन किया है, बल्कि राजनीति, योग, धर्म, नीति, दंड नीति, कानून और जो जितने भी विषय हैं उनका बहुत अच्छे से समावेश करके बताया है। सैनिक शिक्षा आदि के बारे में अच्छी जानकारी दी है। मुख्य तौर पर अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो इसके 3 हम बिंदु देखते हैं। राजशाही का सिद्धांत अथवा राजा के कार्य। तो इनमें इन्होंने बताया कि राज्य के क्या कार्य हैं, राजा के क्या कार्य हैं। एक बात हम यह बताएंगे कि जो कौटिल्य थे उन्होंने राजा और राज्य को एक ही माना। तो राजशाही का सिद्धांत और राजा के कार्यों के बारे में बताया। दूसरा, प्रशासन व कानून के सिद्धांत। तो प्रशासन किस तरीके से होना चाहिए और कानून, इसका क्या सिद्धांत होंगे, इनके बारे में इन्होंने वर्णन किया।
तीसरा, युद्ध एवं राजनीति की समस्याएं। तो राज्य में युद्ध, आंतरिक या बाह्य आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है, तो युद्ध नीति किस प्रकार से होनी चाहिए और राज्य से जुड़ी जो अन्य समस्याएं होती हैं वो किस प्रकार की होंगी और उनसे बचने के उपाय के बारे में इन्होंने बताया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में इन्होंने राजनीति पे अपने गहन विचार दिए। अर्थशास्त्र नाम से लगता है कि धन के इकोनॉमिक्स की बुक है, लेकिन नहीं, ये इकोनॉमिक्स की बुक ना होकर राजनीति पर एक ग्रंथ है। कौटिल्य की राज्य की अवधारणा। तो कौटिल्य ने राज्य के बारे में क्या बताया? तो अगर हम देखें तो इन्होंने बताया कि राज्य एक मानवीय संस्था है, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। इन्होंने राज्य की उत्पत्ति को दैवीय सिद्धांत ना मानकर, जो पहले से चला आ रहा था वो नहीं माना कि ईश्वर द्वारा निर्मित संस्था है, नहीं मानते ये, और राजा को भी ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं मानते। उस दैवीय सिद्धांत की, उत्पत्ति सिद्धांत की इन्होंने आलोचना विरुद्ध थे और इन्होंने बताया कि राज्य मानवीय संस्था है जो मानव द्वारा निर्मित है। अब क्यों राज्य बनाया गया? चूंकि समाज में मत्स्य न्याय था, बलवान व्यक्ति जो कमजोर था उन पर शासन करता था और उसका अहित करता था, और जो कमजोर वर्ग थे वो पीड़ित थे, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में एक दूसरे को सता रहा था और दूसरे का शोषण कर रहा था। तो उसी चीज से बचने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई और लोगों ने राजा और राज्य का अस्तित्व हमारे सामने निकल कर आता है। तो कौटिल्य जो कहते हैं कि कौटिल्य को अगर इनकी थ्योरी को डीपली पढ़ें, इनके विचारों को पढ़ें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये किसी समझौते की बात करते हैं, लेकिन खुलकर इन्होंने किसी भी समझौते का प्रमाण नहीं दिया है और उसका समर्थन नहीं किया। वैसे इनके विचार हॉब्स से मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो कौटिल्य कहते हैं कि देखें तो दो तरह की चीजें आई कि एक व्यक्ति को लोगों ने अपना राजा नियुक्त कर लिया और उस व्यक्ति को अपने रक्षा के लिए चुना और उसके बदले में वो अपने आय का कुछ भाग उसे देंगे, जिसे हम कर कहते हैं। तो इस तरीके से राजा और राज्य को वो एक ही मानता है और मनु को पहले राजा के रूप में स्वीकार किया गया। तो कौटिल्य भी राजा के रूप में मनु को ही स्वीकार करते हैं। अगर हम देखें कि कौटिल्य के विचारों में महाभारत के शांति पर्व हो या मनु की मनु संहिता हो, इन सबके विचारों का एक मेल दिखाई पड़ता है। तो मनु को पहले राजा के रूप में स्वीकार किया गया और राजा प्रजा के हित के कार्य करेगा, ऐसा उन्होंने कहा, उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, जिसके बदले में प्रजा उन्हें कर देगी। कर के रूप में क्या होगा कि कर की व्यवस्था की गई, अनाज का छठा भाग कृषि में जो उपज होगी, जो फसल होगी, उसका छठा भाग राजा को दे दिया जाएगा और व्यापारिक आय, उद्योग धंधों से जो आय होगी उसका 10वां भाग राजा को कर के रूप में दिया जाएगा। तो मनु इसके अलावा कौटिल्य ये भी बताते हैं कि राजा अगर अपने कार्य को पूरी लगन और ईमानदारी से नहीं करेगा, अगर वो प्रजा का हित में कार्य नहीं करेगा, तो प्रजा को ये अधिकार है कि वो राजा से राजपद छीन ले और उसका विद्रोह कर दे, और जब राजा का विद्रोह हो जाएगा तो राजा दूसरा व्यक्ति बन ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि राजा जो है वो अपने कर्मों से राजा बनता है और राजा का पूरा एक राजा में ये इंद्र और यम के रूप को मानते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से इंद्र की प्रशासनिक क्षमता है उसी तरह से राजा में होनी चाहिए, और जिस तरीके से यम जो देवता है उनकी न्यायिक शक्ति जो सबके लिए न्याय एक समान होता है, उस दृष्टि से ये राजा को संपन्न मानते हैं। राजा संबंधी इनके विचार, दूसरा टॉपिक हमारा आएगा राजा संबंधी इनके विचार। तो राजा किस प्रकार से होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनके बारे में इन्होंने बताया है। राजा उच्च कुल से हो, तो पहला ये बताते हैं कि जो राजा होगा वो अच्छे कुल से होना चाहिए, कुलीन वर्ग का होना चाहिए, अच्छे उसके परिवार हो और कोई कमजोर वर्ग से राजा नहीं बन सकता। तो उच्च कुल की बात ये करते हैं। दूसरा, धर्म में रुचि रखने वाला राजा धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, जिसकी धर्म में पूरी निष्ठा हो और वो धर्म में रुचि करता हो और अपने कार्यों को भी धार्मिक नीति के अनुसार करता हो। दूरदर्शी होना चाहिए, राजा दूरदर्शी होगा तो वो पहले से पहले दूरदृष्टि से वो चीजों को पहचान सकता है कि कहाँ से क्या चीज हो रही है, क्या गलत है, क्या सही है। सत्यवादी हो, हमेशा सत्य बोलने वाला हो, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। तो ये राजा की क्वालिटीज हैं। चौथा,
गुणीजनों की पहचान व आदर करने वाला होना चाहिए। तो कौटिल्य बताते हैं कि राजा को जो अच्छे लोग हैं, जो गुणीजन हैं, जो सम्माननीय हैं और जो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनकी पहचान करने वाला और उनका आदर करने वाला होना चाहिए। कौटिल्य ये भी कहते हैं कि राजा को ब्राह्मण के प्रति इस प्रकार श्रद्धावान होना चाहिए जैसे पिता पुत्र के प्रति और प्रजा राजा के प्रति होती है। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि राजा को अच्छे लोगों की पहचान करने की गुण होना चाहिए और उनका आदर सत्कार करने वाला होना चाहिए। पांचवा ये कहते हैं शिक्षा प्रेमी होना चाहिए। राजा शिक्षित होना चाहिए और शिक्षा प्रेमी होना चाहिए, हमेशा शिक्षा के में उसकी रुचि होनी चाहिए। धैर्यवान होना चाहिए। धैर्यवान से मतलब कि राजा को बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कभी आंतरिक कभी बाहर युद्ध होते हैं, दंगे होते हैं या प्रजा से संबंधित। तो ऐसी स्थिति में, युद्ध की स्थिति में उसे धैर्य से और आशावान दृष्टि से कार्य करना है और अपना धैर्य नहीं खोना है। तो इस प्रकार से धैर्यवान होना चाहिए राजा को। आगे ये बताते हैं कि राजा की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। शिक्षित राजा को अच्छा मानते हैं और शिक्षित राजा कैसी शिक्षा होनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने क्या बताया। तो कौटिल्य कहते हैं कि कुछ लोग शुरू से ही, जन्म से ही राजा होते हैं, लेकिन कुछ लोगों फिर भी उन्हें कुछ गुण दिए जाने चाहिए। तो पहले मुंडन संस्कार के बाद बालक को अंकगणित व वर्णमाला का, जो युवराज बनेगा, जो राजा बनने वाला बालक है, उसको अंकगणित व वर्णमालाओं का सामान्य ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद उसका उपनयन संस्कार जब होगा तो उसके बाद उसे त्रयी और वार्ता, दंड व आन्वीक्षिकी का ज्ञान दिया जाना चाहिए। अब ये त्रयी क्या है? त्रयी हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद को इसमें नहीं जोड़ा जाता। तो 3 जो वेद हैं उन तीनों का ज्ञान होना चाहिए राजा को। तो त्रयी से मतलब है तीनों वेदों का ज्ञाता। तीनों वेदों का ज्ञाता जब राजा होगा तो वो क्या करेगा? तीनों वेदों का ज्ञान उसे इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे हिंदू समाज में जो वर्ण व्यवस्था है और जो आश्रम व्यवस्था है उससे संबंधित राजा की नॉलेज बढ़े और राजा उन जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से बनाए रखने में सक्षम हो जाए। इसलिए उसे त्रयी होना चाहिए, त्रयी का ज्ञान मिलना चाहिए। वार्ता में आर्थिक जो व्यवस्था है, राज्य में आर्थिक व्यवस्था से संबंधित जो समस्याएं हैं या जो आर्थिक व्यवस्था है उसको समझने का कौशल उसमें डेवलप हो जाए और वो उन समस्याओं का निपटारा किस प्रकार से करना चाहिए, इस तरीके की उसमें कुशलता विकसित होती है वार्ता द्वारा। दंड किसी भी राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, चूंकि दंड ही वो शक्ति है राजा की जो कि उसे प्रजा राजा के प्रति समर्पित रहती है। और अगर दंड व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो राज्य का शासन सही से नहीं चल पाता। तो दंड क्या, उसे नॉलेज होनी चाहिए, उसे न्याय से संबंधित, कानून से संबंधित और सारी विधान उसे मालूम होने चाहिए। आन्वीक्षिकी से तात्पर्य क्या है कि आन्वीक्षिकी राजा की बौद्धिक क्षमता का विकास करती है, उसमें तार्किक क्षमता का विकास करती है जिससे वह अपने निर्णय सही प्रकार से ले सके। तो इस प्रकार से राजा के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात की है। जब राजा शिक्षित होगा तो वो अपने निर्णय अच्छे से स्वविवेक से ले सकेगा और प्रजा का हित कर सकता है। तो इस तरीके से राजा की शिक्षा की बात करते हैं। अब ये बताते हैं कि राजा की शक्तियां व कार्य क्या क्या होंगे। तो चूंकि राजा राज्य में सर्वोच्च स्थान पे बैठा है और वही सर्वे सर्वा होता है, तो उसके पास ही सारी शक्ति है। सॉवरेन किंग की बात करते हैं, संप्रभु किंग की बात करते हैं। तो राजा संप्रभुता का प्रतीक है पहला, क्योंकि सारी शक्तियों का स्रोत ही राजा है, राजा पे ही संप्रभुता निहित है। तो राजा ही सारी शक्तियों का वो है। तो राजा जब अच्छा होगा, गुणी होगा, तभी वो प्रजा के हित में कार्य करेगा और प्रजा उसके प्रति समर्पित रहेगी। तो राजा को चाहिए कि वो अपनी शक्तियों का अच्छे से प्रयोग करे, अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग ना करे, क्योंकि कौटिल्य जो है वो ये भी वर्णन करते हैं कि अगर राजा अपनी शक्तियों का सही से प्रयोग नहीं करेगा तो जो जनता है, जो प्रजा है, उसमें असंतोष छाएगा और वो असंतोष उसे विद्रोहियों से मिला देगा और राज्य में आंतरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो राजा को राजा के पद से भी हटा सकती है। दूसरा, कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राजा क्या करता है
कि कार्यपालिका से जुड़े जो मंत्री हैं, गुप्तचर हैं और जो भी विभाग के अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करता है और सारे कार्य संभालता है। विधायी शक्तियां सारी नीतियां बनाना, चूंकि राजा ही सर्वोपरि है तो राजा के ही द्वारा बनाई गई नीति सारी कानून का स्रोत है। तो विधायी शक्तियों में राजा के अंतर्गत सारे राज्य से जुड़े नियम कानून बनाने की बातें आ जाती हैं, जिसमें राजा वो अपने कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, जिन्हें वो राज्य में लागू करके कर व्यवस्था स्थापित करेगा और राज्य में न्याय की व्यवस्था स्थापित करेगा। न्यायिक शक्ति दंड से जुड़ी, जिसमें राजा विभिन्न प्रकार के जो न्यायिक निर्णय लिए जाएंगे उनके बात करता है और उनका पालन करता है। इसके अलावा लोक कल्याणकारी कार्य, तो लोक कल्याणकारी कार्य भी प्रजा के हित से जुड़े कार्य। तो राजा के राज्य में जो प्रजा रहती है उसके निवास की उचित व्यवस्था करना, कर की उचित व्यवस्था करना, जो बहुत संपत्तिवान लोग हैं उनसे अधिक कर ले और उस कर का प्रयोग जो निर्धन वर्ग है उनके उपयोग के लिए कर दे। राज्य में रहने वाले बुजुर्ग, विधवा और जो अन्य लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके लिए सही रहन सहन की व्यवस्था करें। राज्य में आंतरिक सुख शांति बनाए रखे। तो ये सारी व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य के लिए करे। राज्य में अच्छे विद्यालय स्थापित करे। ये सारी चीजें राजा करेगा, तो वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। राजा का महत्वपूर्ण कार्य होता है युद्ध करना। युद्ध क्यों करता है राजा? एक तो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए करता है और दूसरे जो राजा हैं उनसे अपने लोगों की रक्षा करने के लिए भी करता है। तो युद्ध करना बहुत राजा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके लिए उसको सही राजनीतिक उनका प्रयोग करना पड़ता है, जिसके लिए कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत बताया है और इसके लिए इन्होंने शांगुण्य नीति भी बताई है, जिसको हम अलग से समझाने की कोशिश करेंगे। तो युद्ध करके एक तो राजा अपने पड़ोसी देशों पे अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, दूसरा अपने देश की आंतरिक बाह्य आक्रमणों से रक्षा करता है। अगर राजा तो सैनिक शक्ति से दुर्बल होगा तो निरंतर दूसरे राज्य उसके ऊपर आक्रमण करेंगे और उसे अपने अधीन कर लेंगे। तो एक सही राज्य वही होगा जो सैनिक रूप से आत्मनिर्भर होगा, जो अपनी रक्षा कर सके। तो इस तरीके से राजा के जो कार्य हैं वो भी बहुत विकसित हो जाते हैं। अब इसके अलावा कौटिल्य क्या कहते हैं? जन्म किसी को राजा नहीं बनाता, वह कर्म से ही राजा बनता है। सुरक्षा व्यवस्था और न्याय राजा के कर्तव्य का सार है। यदि राजा इन्हें प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए स्वतंत्र है। तो कौटिल्य की कोटेशन क्या कहती है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से राजा नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उसके कार्य ही उसको राजा रूप बनाते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था करना, न्याय व्यवस्था करना राजा का कर्तव्य है। राजा का कर्तव्य है वो अपनी प्रजा की सुरक्षा करे और वहां अपने राज्य में न्याय की उचित व्यवस्था करे। यदि राजा यह करने में असमर्थ होता है, राजा अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता और न्याय व्यवस्था नहीं दे सकता उन्हें उचित, तो प्रजा क्या कर सकती है? प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा कौटिल्य ने कहा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कौटिल्य का राजा से संबंधित जो विचार है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और राज्य की जो अवधारणा है उस पे उनके विचार कुछ असमंजस में दिखाई पड़ते हैं। उस पे इन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं कहा है। बाकी राजा की अच्छी रूपरेखा दी है और राजा कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया है। तो कौटिल्य के जो राजा संबंधी विचार है उनका राजनीति में, भारतीय राजनीति में अपना योगदान है। भारतीय राजनीति को अरस्तु और प्लेटो के समय से ही मौलिक विचार राजनीति के क्षेत्र में देने का श्रेय कौटिल्य को ही जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।